पति की मौत के बाद बहू ने अपने ससुर से शादी कर ली। इसके बाद जो राज खुला उसने पूरे खानदान को हिला कर रख दिया। रोहन की पहली बरसी के दिन ही जोरों की बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें ठाकुर खानदान की उस हवेली की ठंडी ईंटों पर बेरहमी से पड़ रही थीं। प्रिया पूजा घर में बैठी थी। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में कई रातों की नींद खोने के बाद उसका थका हुआ चेहरा दिख रहा था। उसने एक फीके सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह सूख चुकी थीं। उसके पति रोहन सिंह ठाकुर की एक अप्रत्याशित सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। लोगों ने कहा कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी, लेकिन उसने इस सीधे सादे स्पष्टीकरण को कभी स्वीकार नहीं किया। रोहन हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखने वाला इंसान था। उसने कभी तेज गाड़ी नहीं चलाई थी और बिना बताए कभी कहीं नहीं जाता था। उस दिन वह घर से बिना एक शब्द कहे निकल गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। पिछले 1 साल से प्रिया एक परछाई की तरह जी रही थी। इस घर में हर ईंट, हर दरवाज़ा, यहाँ तक कि छत की टाइलों से गुजरती हवा की आवाज़ भी उसे रोहन की याद दिलाती थी। वह कभी एक प्यारी बहू थी जिसे ठाकुर परिवार ने एक कीमती रत्न की तरह सजोया था, लेकिन रोहन की मौत ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। उसकी सास का देहांत बहुत पहले हो गया था। परिवार में एकमात्र बचा हुआ व्यक्ति उसके ससुर विक्रम ठाकुर थे, जो एक शांत, अधिकारपूर्ण और थोड़े ठंडे स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन हमेशा एक सम्मानित आचरण बनाए रखते थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे वह डरती थी, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद वही एकमात्र व्यक्ति थे जो उसके साथ रहे। जब रिश्तेदार और दोस्त चले गए, जब हवेली धीरे धीरे खामोशी और सीलन में डूब गई, तो विक्रम ही थे जो उसे गर्म दलिया का कटोरा देते थे। वही एकमात्र व्यक्ति थे जो सुनते थे जब वह उन सपनों के बारे में बात करती थी जिनमें रोहन अभी भी जिंदा था। फिर सब कुछ बदल गया। दोनों के बीच की खामोशी धीरे धीरे सामान्य से ज़्यादा लंबी नज़रों से भरने लगी। अनजाने में हाथों का स्पर्श होता जो उसके दिल को जकड़ लेता था। एक रात विक्रम बहुत देर तक गलियारे में खड़े रहे, सिर्फ एक वाक्य कहने के लिए, तुम्हें हमेशा इस तरह अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। उस समय उस वाक्य का कोई मतलब नहीं था, लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखा। हम शादी कर सकते हैं, कोई भी तुम्हारी देखभाल मुझसे बेहतर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इस घर में परिवार के एक स्थायी हिस्से के रूप में रखना चाहता हूँ। प्रिया को नहीं पता था कि उसने कब हाँ कर दी। शायद इसलिए कि वह कमज़ोर थी, शायद इसलिए कि वह थोड़ी सी गर्मजोशी से चिपके रहना चाहती थी, या शायद इसलिए कि उसे विक्रम में कुछ ऐसा महसूस हुआ जो रोहन जैसा था। लेकिन जो बात प्रिया नहीं जानती थी वह यह थी कि यह फैसला एक और बुरे सपने की शुरुआत थी। एक ऐसा बुरा सपना जिसमें उसके हर कदम पर खून के धब्बे छूट जाते थे। रोहन के बिना पहली रात कमरा दोगुना बड़ा लग रहा था। प्रिया शादी के बिस्तर के बीच में सिमटी हुई लेटी थी, जो कभी सफ़ेद चादरों से ढका होता था। अब उस पर नुकसान की एक अदृश्य धूल की परत थी। कमरे में सामान वैसा ही था। रोहन की घड़ी शेल्फ पर रखी थी। उसकी पसंदीदा शर्ट अभी भी दरवाजे के हुक पर लटकी हुई थी। सब कुछ इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था कि उनका मालिक अब 3 फुट ठंडी जमीन के नीचे था। दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज नियमित रूप से गूंज रही थी। हर टिक एक चाकू की तरह दिमाग पर वार कर रही थी। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी सूखी पलकें और दिमाग रोहन की आखिरी छवि से घूम रहा था। दुर्घटना से पहले रियर व्यू मिरर में उसकी मुस्कान ने सब कुछ छीन लिया था। अचानक खटनक अखर सालिया खा
दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की दस्तक हुई। प्रिया उछल कर बैठ गई। सुबह के 1 बजे कौन जागा होगा, वह बाहर निकली। कांपते हाथ से दरवाजे की कुंडी को छुआ। खोला, कोई नहीं था। बस एक लंबा सुनसान गलियारा था जिसमें पीली रोशनी मंद थी। खिड़की के दरार से हवा के झोंके ने पर्दे को धीरे से हिलाया, जैसे कोई बुलाने वाला हाथ हो। प्रिया बाहर निकली, चारों ओर नजर दौड़ाई। खामोशी, वह अंदर मुड़ी और दरवाज़ा बंद कर लिया। खट खट खट, इस बार अलमारी के दरवाजे से खटखटाने की आवाज़ आई। उसका दिल बैठ गया। कमरे में हवा जैसे गाढ़ी हो गई। वह पास गई, धीरे धीरे उसे खोला। कुछ नहीं, बस उसकी और रोहन की शादी की तस्वीर फर्श पर पड़ी थी। शीशा टूटा हुआ था। रोहन के चेहरे पर एक तिरछी दरार थी। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। तस्वीर अलमारी में रखी थी, ताला लगा हुआ था। यहाँ कौन आ सकता था? उसने उसे उठाया, ध्यान से देखा। शीशे का एक टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया। खून फर्श पर टपका, हर बूंद ताजी लाल। प्रिया को याद नहीं कि वह कब सो गई। जब वह जागी तो सुबह हो रही थी। कमरा अजीब तरह से सामान्य हो गया था, जैसे कभी कोई दस्तक नहीं हुई, जैसे कभी कोई खून नहीं था, जैसे कभी कोई टूटी हुई तस्वीर नहीं थी। बस दराज में रखी तस्वीर गायब हो गई थी। प्रिया बालकनी में निकली, एक गहरी सांस ली। सुबह की हवा ठंडी थी। आंगन के कोने से रात की रानी की हल्की खुशबू आ रही थी। नीचे आंगन में विक्रम पौधों को पानी दे रहे थे। उन्होंने ऊपर देखा। उसे देखकर मुस्कुराए। क्या तुम सो पाई? उन्होंने पूछा। प्रिया ने यंत्रवत सिर हिलाया। न जाने क्यों उस समय उनकी आंखें ओस से भी ज्यादा ठंडी थीं। उस अजीब रात के बाद विक्रम प्रिया के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। शुरुआत में ये छोटी छोटी बातें थीं, खुद दलिया पकाना, कमरे में दवाइयाँ लाना, यहाँ तक कि सोने से पहले उसके लिए एक गिलास गर्म दूध बनाना। उन्होंने गहरी गर्म आवाज में कहा, हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी अच्छी नींद सोए। कब से प्रिया को पता नहीं, उसने उन्हें पिताजी कहना शुरू कर दिया था। हर सुबह विक्रम खाने की मेज पर उसका इंतजार करते, हर छोटी बात पूछते, क्या तुम अब भी रोहन के सपने देखती हो? क्या तुम्हें कमरे में कोई अजीब आवाज़ सुनाई देती है? अगर तुम्हें असहज महसूस होता है तो मैं सारा सामान बदलवा दूंगा। प्रिया भावुक हो गई। इतने बड़े नुकसान के बाद उनकी शांत और विचारशील उपस्थिति ही उसका एकमात्र सहारा थी। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। एक बार जब प्रिया को रात के बीच में हल्की खांसी हुई तो विक्रम 1 मिनट से भी कम समय में वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि तुम ठीक नहीं हो। वह चौंक गई। उन्हें कैसे पता चला? उसका कमरा उनके कमरे से एक मंजिल नीचे था। एक और बार जब वह बाथरूम से बाहर निकली, तौलिया अभी भी उसके बालों में लिपटा हुआ था। नाइट गाउन अभी ठीक से नहीं पहना था। विक्रम एक गिलास दूध के साथ कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। मैंने तुम्हारे फिसलने की आवाज सुनी। प्रिया सतर्क होने लगी। उनकी देखभाल में जो कोमलता थी, उसमें एक घुटन का एहसास था, जैसे उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही हो। उसकी हर सांस उसकी अपनी नहीं थी। एक शाम उन्होंने उसे स्टडी रूम में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया, जो उनकी पत्नी को बहुत पसंद था। मेज पर मोमबत्तियां जल रही थीं, मधुर संगीत बज रहा था। खाना वही था जो रोहन को पसंद था। प्रिया ने नैपकिन को कसकर पकड़ लिया, समझ नहीं पा रही थी कि उसकी भावनाएं कहाँ जा रही हैं। विक्रम ने उसे देखा, उनकी आंखें टकटकी लगाए हुए थीं। फिर अचानक कहा, प्रिया, क्या तुम जानती हो, जिस दिन से तुमने इस घर में कदम रखा है, मैं फिर से जीने लगा हूं। वह रुक गई, चम्मच पकड़े, उसके हाथ कांप रहे थे। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मुझे पता है यह अजीब लग सकता है, लेकिन मैं सिर्फ एक पिता नहीं हूं,
मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और से ज़्यादा खुश रहो, भले ही मुझे तुम्हें यहाँ रखने वाला व्यक्ति बनना पड़े। प्रिया खड़ी हो गई। पिताजी, मुझे माफ़ करना, मुझे कहीं नहीं जाना है। उनकी आवाज़ अचानक बदल गई। ये घर तुम्हारा है और मैं भी। वह मुड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने मुड़कर देखा। वह अभी भी वहीं बैठे थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हों जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाई थी। उस रात प्रिया सो नहीं सकी। खोई हुई शादी की तस्वीर अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन अगली सुबह वह उसके बिस्तर के सिरहाने पर फिर से दिखाई दी। रोहन के चेहरे पर एक तिरछी खरोंच थी। तस्वीर के कोने पर सूखे खून के धब्बे थे। प्रिया यह मानना चाहती थी कि यह एक संयोग है, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि आज से वह अब दुख में रहने वाली विधवा नहीं थी। वह एक ऐसे खेल में शिकार बन गई थी जिसमें खिलाड़ी वही व्यक्ति था जिसे वह कभी पिताजी कहती थी। वसंत की बारिश उस दोपहर को बरस पड़ी जब प्रिया को एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिसकी उसने जीवन भर कल्पना भी नहीं की थी। लिविंग रूम में चाय की मेज पर वे चुपचाप एक दूसरे के सामने बैठे थे। विक्रम ने बाएं हाथ से चाय डाली। दाहिना हाथ मेज पर धीरे धीरे थपथपा रहा था, जैसे कोई परिचित धुन उनके दिमाग में चल रही हो। प्रिया ने अपनी आस्तीन कसकर पकड़ रखी थी। उसका दिल पिछली रात से संदेह से भरा हुआ था, जब शादी की तस्वीर अचानक खून के धब्बों के साथ अतार्किक और भयावह रूप से वापस आ गई थी। तुम यहाँ 1 साल से रह रही हो, उन्होंने बात शुरू की। उनकी नजरें उस पर नहीं बल्कि खिड़की के पास रखे सफेद ऑर्किड के गमले पर थीं। मैंने देखा है कि तुमने बहुत कुछ सहा है। किसी को भी हमेशा अकेले नहीं रहना चाहिए। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। ये शब्द इतने परिचित लग रहे थे जैसे उन्होंने इसे दर्जनों बार आईने के सामने अभ्यास किया हो। मैंने बहुत सोचा है प्रिया। उन्होंने चाय का कप नीचे रखा। इस बार सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम अभी भी जवान हो, सुंदर हो, दयालु हो। अगर तुम ऐसे ही जीती रहोगी तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। मैं तुम्हारी दोबारा शादी करवाना चाहता हूं, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं। हवा रुक गई। प्रिया को लगा कि उसने गलत सुना है। किसके लिए? मेरे लिए। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके चारों ओर का स्थान अचानक सिकुड़ गया। बाहर बारिश की आवाज़ एक विकृत ध्वनि में बदल गई, जैसे किसी कुएं के तल से गूंज रही हो। प्रिया ने उन्हें घूर कर देखा। यह तल से वो तल से करने के लिए या कोई में बारिश समझने की कोशिश कर रही थी कि यह एक बीमार मजाक है या एक अस्थायी मानसिक आघात। लेकिन विक्रम की आंखें बहुत शांत थीं, एक ठंडी शांति के साथ। तुम मना कर सकती हो, उन्होंने धीरे धीरे कहा, लेकिन ध्यान से सोचो। तुम्हारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई भी एक विधवा को आश्रय नहीं देना चाहता। यह घर ही एकमात्र जगह है जहां तुम शांति से रह सकती हो। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, तुमसे प्यार कर सकता हूं, और उस बच्चे से भी जो बाद में हमारा होगा। आखिरी वाक्य ने उसके दिमाग में नैतिकता के आखिरी धागे को काट दिया। प्रिया उछलकर खड़ी हो गई। यह पागलपन है, यह हकीकत है, उन्होंने शांति से जवाब दिया। तुम्हारे पास सोचने के लिए 3 दिन हैं। उसके बाद अगर तुम सहमत हो तो हम एक साधारण शादी समारोह आयोजित करेंगे। अगर नहीं तो मैं सब कुछ फिर से व्यवस्थित करूंगा। व्यवस्थित करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम अब यहां नहीं रहोगी। ये घर बंद कर दिया जाएगा। जो संपत्ति तुम भोग रही हो वह सब तुम्हारी नहीं रहेगी। प्रिया पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर था। उसके सामने का आदमी अब एक दयालु ससुर नहीं था, वह एक नियंत्रक था,
एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जानता था कि उसे क्या चाहिए और वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेगा। उस रात प्रिया ने अपना सामान पैक किया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो गेट बाहर से बंद था। फोन में सिग्नल नहीं था। उसने पाया कि लैंडलाइन फोन का तार निकला हुआ था, कंप्यूटर भी कमरे से गायब था। विक्रम गलियारे से गुजरे, उसे देखे बिना बस एक वाक्य कहा, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं मंगलवार रात को तुम्हारा जवाब लूंगा। 3 दिन, एक ऐसा फैसला लेने के लिए 3 दिन जो उसे दूसरी कब्र में दफन कर सकता था। इस बार रोहन के बगल में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के बगल में जो उसके सभी बुरे सपनों से ज्यादा भयानक था। प्रिया ने एक सफेद शादी का जोड़ा पहना, लेकिन इस बार यह प्यार का प्रतीक नहीं था। यह एक कफन जैसा था, सुंदर, उत्तम, लेकिन बेजान। पतले मेकअप के नीचे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें नींद न आने वाली रातों, जुनून और खुद से संघर्ष के कारण ढांस गई थीं। बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग रहने के 3 दिनों के बाद प्रिया को एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। शादी चुपचाप आयोजित की गई, जिसमें केवल कुछ करीबी रिश्तेदार शामिल थे जो विक्रम के तानाशाही स्वभाव के आदी थे और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते थे। कोई शामियाना नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, कोई हंसी नहीं, केवल अगरबत्ती की सुगंध, मोमबत्ती की रोशनी और 3 मंजिला हवेली में एक ठंडी खामोशी, जहां ऐसा लग रहा था कि हर ईंट भी सांस रोके इस त्रासदी को देख रही थी जिसे एक अनुष्ठान के रूप में पेश किया गया था। लिविंग रूम में कदम रखते ही प्रिया ने सामने खड़े आदमी को सीधे देखा। विक्रम काले सूट में थे, बाल बड़े करीने से संवारे हुए थे, आंखें गहरी और शांत थीं, जैसे वह किसी पारिवारिक बैठक में शामिल हो रहे हो ना, कि एक ऐसी शादी में जो नैतिकता के खिलाफ थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से दबाया, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने फुसफुसाया, जैसे किसी बच्ची को शांत कर रहे हों जो अभी अभी बुखार से उठी हो। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने पुरोहित को आशीर्वाद के शब्द पढ़ते हुए सुना, लेकिन एक भी शब्द समझ नहीं पाई। सब कुछ एक नाटक की तरह हुआ, एक बीमार मजाक जिसमें वह एक अनचाही मुख्य अभिनेत्री थी। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र पर तुरंत हस्ताक्षर किए गए। प्रिया की लिखावट कांप रही थी, जैसे उसे कलम पकड़े हाथ ने ही विकृत कर दिया हो। उसने अपना नाम विक्रम के नाम के बगल में देखा। 2 लोग, 2 पीढ़ियां, 2 रिश्ते अब एक कागज के टुकड़े से जुड़े हुए थे, जो आजीवन कारावास की सजा से कम नहीं था। शादी के बाद विक्रम उसे नए कमरे में ले गए। यह उसका पुराना कमरा नहीं था और ना ही रोहन का कमरा, बल्कि हवेली के एक गहरे कोने में स्थित कमरा था जो पिछले 10 सालों से बंद था। यह रोहन की मां का कमरा है, उन्होंने हवा की तरह हल्की आवाज में कहा। वह इसी जगह मरी थीं, मैंने इसे इतने समय तक वैसे ही रखा है। प्रिया कांप गई। कमरा धूल से ढका था, रोशनी मंद थी, सामान अभी भी वैसा ही था। पुराना ड्रेसिंग टेबल, पुराना आईना, पीले गुलदाउदी के फूलों की कढ़ाई वाली चादर जो फीकी पड़ गई थी। उसने चारों ओर देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पर्दे के पीछे खड़ा हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। जब रात हुई तो प्रिया बिस्तर पर लेटी रही, उसकी आंखें खुली थीं, वह सो नहीं सकी। बाहर विक्रम अभी भी जागे हुए थे, कमरे के दरवाजे के सामने नियमित रूप से चल रहे थे। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी, नियमित रूप से दोहराई जा रही थी। एक जोड़ी जूते गहरे रंग के लकड़ी के दरवाजे के सामने रुक गए। उसने अपनी सांस रोक ली। वह अंदर नहीं आए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने दरवाजे के दरार से कहा, आज रात मैं तुम्हें आराम करने दूंगा। कल से मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे स्वीकार करोगी। एक असली पति की तरह दरवाजा बंद रहा,
लेकिन प्रिया अच्छी तरह जानती थी कि अब उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, और जिस कमरे में उसकी सास की मृत्यु हुई थी वह अब उसका सुहागरात का कमरा बन गया था। शादी के बाद प्रिया आधिकारिक तौर पर विक्रम की पत्नी बन गई, लेकिन अगर इसे एक नया जीवन कहा जाए तो ये कहने से अलग नहीं था कि वह सोने के पिंजरे में पुनर्जीवित हुई थी। विक्रम ने उसके साथ एक असली पत्नी की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। देखभाल करना, बातें करना, उसे हवेली के परिसर में घुमाना, यहाँ तक कि कभी कभी उसे अपने पुराने सहयोगियों के साथ रात के खाने पर आमंत्रित करना, जैसे कि वह एक असली मालकिन हो। सब कुछ इतना उत्तम था कि नकली लग रहा था। अपनी पूर्व सास के कमरे में पहली रात प्रिया सोई नहीं। वह दीवार से पीठ टिकाकर बैठी रही, दोनों हाथों से तकिया कसकर पकड़े हुए कमरे के कोने में पुराने आईने को घूरती रही। आईना धुंधला था, लेकिन हर बार जब वह उसके पास से गुजरती तो उसे एक झलक दिखाई देती। एक महिला की परछाई जो सफ़ेद रेशमी कपड़े पहने हुए थी उसके पीछे खड़ी थी स्थिर। तीसरी रात तक शांति टूटने लगी। रात के 2 बजे नीचे के लिविंग रूम से पियानो की आवाज़ें गूंजने लगी। पहले तो केवल कुछ अलग अलग धुनें थीं, फिर धीरे धीरे एक पूरी धुन बन गई। एक ऐसी धुन जिसे प्रिया ने पिछले साल सर्दियों की एक शाम को रोहन को बजाते हुए सुना था। ड्राइवर्स फोर्स इनवैक की धुन, जिसे उसने कहा था कि वह उनके पहले बच्चे के जन्मदिन पर बजाएगा। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कमरे से बाहर निकली, लंबे गलियारे में नंगे पैर चली, रेलिंग पकड़कर। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, फर्श पर ठंडी रोशनी की लकीरें बना रही थी। नीचे पियानो अभी भी दर्द भरी धुनें बजा रहा था, लेकिन कोई नहीं था। प्रिया नीचे उतरी। खाली पियानो का ढक्कन आधा खुला था। उसने अपनी उंगलियां ठंडी चाबियों पर रखीं। अचानक उसके पीछे खट की आवाज़ हुई। वह तेजी से मुड़ी, कोई नहीं था, लेकिन पियानो के बगल वाली चाय की मेज पर एक अजीब चीज थी। एक सफेद फीते का टुकड़ा जो पीला पड़ गया था, जिसके किनारे पर गुलदाउदी की कढ़ाई थी। प्रिया ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह उसकी सास का रुमाल था, जिसे वह अपनी मृत्यु तक अपने पास रखती थी। इसे यह किसने रखा, और ये इतनी भयावह धुन के बाद क्यों दिखाई दिया? अगली सुबह प्रिया ने विक्रम से पूछा। रोहन की मृत्यु के बाद से इस घर में किसी ने पियानो नहीं बजाया। उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज़ इतनी शांत थी जैसे वह मौसम के बारे में बात कर रहे हों। शायद तुम बहुत तनाव में हो, लेकिन प्रिया जानती थी कि वह भ्रम में नहीं थी। उसने सुना था, देखा था और उन चीज़ों को छुआ था जिन्हें समझाया नहीं जा सकता था। और अगली रात सब कुछ और भी बुरा हो गया। जब वह सो रही थी, कमरे की रोशनी अचानक जल गई। कोई स्विच की आवाज़ नहीं, बस रोशनी अचानक जल उठी। उसने अपनी आंखें खोलीं और स्पष्ट रूप से आईने के सामने एक परछाई खड़ी देखी, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। विक्रम नहीं, वह नहीं, कोई और। लंबे बाल, सफ़ेद पोशाक, सिर थोड़ा झुका हुआ, एक मूर्ति की तरह खड़ा था। प्रिया चिल्लाई, लेकिन जब विक्रम अंदर भागे तो सब कुछ गायब हो गया था। उन्होंने उसे गले लगाया, सहलाया। प्रिया, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। शायद तुमने अभी तक रोहन को सच में जाने नहीं दिया है। वह उन पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन उनकी कोमल आंखों की गहराई में कुछ ठंडा बेजान था, जैसे कि वह उसकी बातों से बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। और यही बात प्रिया को किसी भी भूत से ज़्यादा डरा रही थी। आईने में परछाई की घटना के 3 दिन बाद प्रिया एक बेजान लाश की तरह जी रही थी। वह अब सपने और हकीकत के बीच अंतर नहीं कर सकती थी। कदमों की आवाज़, पियानो की धुन, पुराने इत्र की महक, सब कुछ उसके दिमाग में कटी फटी फिल्म के टुकड़ों की तरह आपस में गुंथ गया था। उस सुबह अपनी पूर्व सास की अलमारी को फिर से व्यवस्थित करते समय
प्रिया ने संयोग से एक छिपा हुआ दराज खोज लिया। गुलदाउदी और फीनिक्स के पैटर्न से उकेरी गई भारी शीशम की पुरानी अलमारी के निचले किनारे पर एक छोटा सा बटन था। अगर उसने सतह पर अपना हाथ नहीं फेरा होता तो उसे यह कभी नहीं मिलता। खट, गुप्त दराज खुल गया। धूल उड़ गई जो पर्दे के माध्यम से आने वाली सुबह की रोशनी में मिल गई। अंदर केवल एक हल्के भूरे रंग का लिफाफा था जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं था। केवल 2 शब्द प्रिया रोहन की लिखावट में लिखे हुए थे। लिफाफा खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। प्रिया, अगर तुम्हें यह पत्र मिलता है तो इसका मतलब है कि मेरे पास तुम्हें सब कुछ बताने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। मुझे यकीन नहीं है कि माँ की दुर्घटना एक संयोग थी और मुझे भी पिताजी के आसपास कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। तुम जानती हो कि मैं पिताजी से प्यार करता हूँ, लेकिन इसीलिए मैं सच्चाई से और भी ज़्यादा डरता हूँ। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो पिताजी के कमरे में पेंटिंग के पीछे छिपी यूएसबी को ढूंढना। किसी और को इसे तुमसे लेने मत देना। और प्रिया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, अगर तुम्हें मौका मिले तो इस जगह पर मत रहना। पत्र बीच में ही रुक गया, जैसे रोहन को चौंका दिया गया हो या रुकने के लिए मजबूर किया गया हो। प्रिया ने पत्र को मोड़ा और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। वह अलमारी में कुछ देर चुपचाप बैठी रही। आंसू बहा दिया। कुराज आप जगह पर बीच में ही रुक गया रहे थे जिन्हें वह पहुंच नहीं पा रही थी। रोहन, तुम मरने से पहले तुम जानते थे और तुम अपने पिता से डरते थे। प्रिया ने उन चीज़ों को याद किया जो उसे पहले बेतुकी लगती थीं। शादी की तस्वीर को देखते समय विक्रम की आंखें, यह तथ्य कि वह हमेशा जानते थे कि वह कहाँ है। आधी रात को कमरे के दरवाजे का अपने आप खुल जाना और यह कमरा जहां उसकी सास की दिल का दौरा पड़ने से अचानक मृत्यु हो गई थी। नहीं, प्रिया अब संयोगों पर विश्वास नहीं करती थी। उस रात वह खाने के कमरे में बैठी एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह हंसने बोलने का नाटक कर रही थी। विक्रम ने बगीचे को फिर से बनाने की अपनी योजनाओं के बारे में बात की, एक बेटा होने की इच्छा के बारे में जो वंश को आगे बढ़ाएगा। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। उसके हाथ उसके खाली पेट पर थे, लेकिन उसके दिल में एक योजना बन रही थी। आधी रात को जब विक्रम अपने स्टडी रूम में गहरी नींद सो रहे थे, प्रिया चुपके से अंदर घुस गई। वह कमरा एक वर्जित जगह थी। कसकर बंद दीवारें पुरस्कारों, स्मृति चिन्हों और पुरानी तस्वीरों से भरी हुई थीं। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई, हर तस्वीर के फ्रेम को स्कैन किया, फिर उसने उसे देखा। बुकशेल्फ के ऊपर एक बड़ी कमल की पेंटिंग। प्रिया ने धीरे से पेंटिंग के फ्रेम को खींचा। एक छोटी सी खट की आवाज़ हुई। पीछे दीवार में एक छोटा सा खोखला था जो एक हथेली के बराबर था, जिसमें एक काली यूएसबी थी, धूल से ढकी लेकिन बरकरार। उसने उसे कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। उसका दिल गड़गड़ा रहा था। ठीक उसी समय पीछे से लकड़ी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? विक्रम की आवाज़ गूंजी, न ऊंची न नीची, लेकिन ठंडी। वो मुड़ी, उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान थी। मैं सो नहीं पा रही थी, बस माँ के कुछ दस्तावेज ढूंढ रही थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनके बीच एक छोटी सी यूएसबी थी, जैसे नरक का दरवाज़ा खोलने वाली चाबी। और प्रिया जानती थी कि अगर वह सावधान नहीं रही तो इस घर में एक और अप्रत्याशित दुर्घटना होगी। उस पूरी रात प्रिया सोई नहीं। वह बाथरूम में बैठी दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, शोर को छिपाने के लिए पानी चालू कर दिया। उसकी तनावपूर्ण आंखें लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रही थीं। रोहन द्वारा छोड़ी गई यूएसबी, वह रहस्य जिसे खोजने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, चुपचाप बगल में पड़ी थी।
प्रिया ने एक गहरी सांस ली, उसे प्लग इन किया। एक ही फोल्डर दिखाई दिया। तैयार होने से पहले न खोलें। उसके हाथ थोड़ा कांपे, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। माउस क्लिक किया। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए काली हो गई, फिर एक वीडियो चलने लगा। गुणवत्ता धुंधली थी, हिल रही थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से रोहन था। वह एक कार में बैठा था। उसका चेहरा तनावपूर्ण था। उसकी आंखें लगातार रियर व्यू मिरर की ओर देख रही थीं। अगर तुम ये देख रही हो तो इसका मतलब है कि मेरे पास अब तुम्हारी रक्षा करने का कोई तरीका नहीं है। प्रिया, मेरे पिता वैसे नहीं है जैसा तुम सोचती हो। मैं कभी उन्हें अपना आदर्श मानता था। माँ के गुजर जाने के बाद उन्हें अपना सहारा मानता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह सब कुछ नियंत्रित करते हैं, यहाँ तक कि माँ की मौत भी। वीडियो थोड़ा हिला। पीछे से कार के हॉर्न की आवाज़ आई। माँ को दिल का दौरा नहीं पड़ा था। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि उन्हें शक है कि पिताजी का किसी और महिला के साथ संबंध है, जो उनकी एक पुरानी छात्रा थी। 1 हफ्ते बाद माँ की मृत्यु हो गई। मुझे एक बार प्रारंभिक शव परीक्षा रिपोर्ट मिली थी। माँ में पहले हृदय रोग का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन मूल रिपोर्ट को भंडारण त्रुटि के कारण नष्ट कर दिया गया था। मैंने एक प्रति की तस्वीर ले ली थी और वह अगले फोल्डर में है। उस समय से मैं जानता था कि मुझे चुप रहना होगा, लेकिन जितना मैं चुप रहा उतना ही वह तुम्हारी जिंदगी में गहरे उतरते गए। मेरे जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने तुम्हारी देखभाल की, मैं जानता हूं कि यह स्नेह नहीं था, यह कब्जा था। मुझे डर था कि एक दिन वह तुम्हें माँ का स्थानापन्न बना देंगे, और मुझे डर है कि ऐसा होना शुरू हो गया है। रोहन ने अपना सिर झुकाया, दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। वीडियो कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। अगर मैं एक दुर्घटना में मर जाता हूं तो कृपया इसे दुर्घटना मत मानना। मैंने अपनी कार को कभी बिना जांच के नहीं छोड़ा। अगर कुछ होता है तो ये यूएसबी करण को दे देना। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, वह जानता होगा कि क्या करना है। वीडियो एक गहरी सांस और दूर से एक बड़ी टक्कर की आवाज के साथ समाप्त हुआ। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसने अगला फोल्डर खोला। एक धुंधली तस्वीर दिखाई दी, शव परीक्षा रिपोर्ट की। एक तस्वीर, मृतक का नाम राधा ठाकुर, रोहन की माँ। पृष्ठ के नीचे एक नोट, एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी धमनी क्षति का कोई सबूत नहीं मिला। मृत्यु का कारण अनिश्चित, और स्कैन के अंत में एक छोटा सा विवरण जिसने प्रिया का दिल दहला दिया। सेंसरशिप की मुहर को मिटा दिया गया था और हस्तलिखित शब्दों से बदल दिया गया था। आंतरिक रूप से सत्यापित। आंतरिक रूप से मतलब परिवार में किसी ने या अधिकार वाले किसी ने हस्तक्षेप किया था। प्रिया ने लैपटॉप बंद कर दिया, उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया, जैसे अपनी रक्षा के लिए आखिरी ढाल को गले लगा रही हो। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ धीमी, नियमित और भारी थी। प्रिया, तुम कैसी हो? दरवाज़ा क्यों बंद किया है? विक्रम की आवाज़ रेशम की तरह नरम थी, लेकिन उसके नीचे एक कांटेदार परत थी जिसे वह अब बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। प्रिया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, खड़ी हुई और आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति में विश्वास की एक छोटी सी दरार। वह जानती थी कि अब से उसका हर कदम, उसका हर शब्द उसे एक खाई के ऊपर रस्सी पर चलने जैसा होगा, क्योंकि विक्रम अब सिर्फ एक पति नहीं था, वह व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी को मार डाला था, और बहुत संभव है कि उसने अपने बेटे को भी मार डाला हो। शांति ठाकुर परिवार की सबसे उम्र दराज नौकरानी, एक धुंधली सी शख्सियत थी जिस पर प्रिया ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। वह दयालु, कम बोलने वाली थी, हमेशा चुपचाप अपना काम करती थी, जैसे उस विशाल हवेली में
हवा का एक हिस्सा हो। लेकिन जब प्रिया को अपनी सास और रोहन दोनों की मौत पर शक होने लगा तो उसे एहसास हुआ कि अगर किसी ने कुछ देखा था और कहने की हिम्मत नहीं की तो वह शांति ही थी। उस दोपहर जब विक्रम मेहमानों से मिलने बाहर गए थे, प्रिया चुपके से तहखाने में गई जहां शांति पुराने कंबल और तकिए छांट रही थी। पीली मंद रोशनी उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर पड़ रही थी जिससे वह किसी पुरानी तस्वीर से निकली हुई लग रही थी। शांति जी, प्रिया ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज़ घुट रही थी। मैं आपसे रोहन की माँ के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। शांति के हाथ रुक गए। एक तौलिया फर्श पर गिर गया। उसकी आंखों में सतर्कता छिपी नहीं थी। तुमने पूछा क्या करने के लिए? मुझे बस ये जानना है कि राधा जी की मृत्यु कैसे हुई। सच में वह बहुत देर पिया तक चुप रही। ऐसा लगा जैसे वह कुछ नहीं कहेगी। लेकिन फिर उसने प्रिया को एक छोटी सी कुर्सी पर बिठाया। उसके कांपते हाथ ने प्रिया के हाथ को ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी टूटती हुई याद को पकड़ रही हो। उनकी मृत्यु कमरे में हुई थी, लेकिन हम में से किसी को भी उस समय अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी सिवाय विक्रम साहब के। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था, ये कहते हुए कि वह बेहोश हो गई हैं और उन्हें शांति की ज़रूरत है। 1 घंटे बाद उन्होंने मुझे डॉक्टर को बुलाने के लिए बुलाया, लेकिन तब तक राधा जी ठंडी पड़ चुकी थीं। प्रिया ने मुश्किल से निगला, क्या आपने कुछ अजीब देखा? हाँ, शांति हिचकिचाई। मैंने पहले झगड़े की आवाज़ सुनी थी। उस समय रात के लगभग 11 बजे थे, बहुत ज़ोर से। राधा जी चिल्लाईं, मैं सब कुछ बता दूंगी। तुम इस नाम समय नाटक रहे थे, मैं तरह झूठ बोलना जारी नहीं रख सकते। प्रिया कांप गई। लेकिन अगली सुबह सबने कहा कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। किसी ने दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं की। विक्रम साहब शक्तिशाली और गुप्त थे और रोहन उस समय पूरी तरह टूट गया था। शांति ने सिर झुकाया। रोहन बाबू ने मुझसे एक बार शव परीक्षा रिपोर्ट के बारे में पूछा था। मैं मदद नहीं कर सकी, लेकिन मुझे पता है कि इसे कभी अस्पताल नहीं भेजा गया। विक्रम साहब ने कहा कि इसे आंतरिक रूप से निपटाया गया था। और जिस दिन रोहन की मृत्यु हुई, प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज़ लगभग कांप रही थी। शांति ने सीधे उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ विनती जैसा था। प्रिया बेटी, उसने दुर्घटना से 2 दिन पहले मुझे फ़ोन किया था। उसने कहा कि अगर कुछ हो जाता है तो बिस्तर के नीचे दराज के कोने में छिपी एक चाबी रखना। मैं समझ नहीं पाई, इसलिए मैंने उसे लेने की हिम्मत नहीं की। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। क्या वह अभी भी वहां है? मैंने उसे कभी नहीं छुआ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। उसी रात शांति चुपचाप प्रिया को रोहन के पुराने कमरे में वापस ले गई। बिस्तर के नीचे वह जगह थी जहां दंपति ने अपने पुराने शादी के तोहफे के बक्से छिपाए थे। अब केवल धूल और लकड़ी की सतह पर एक खरोंच थी, एक छोटा सा गोल निशान जैसे कुछ खोला गया हो। शांति ने कांपते हुए एक चॉपस्टिक के सिरे से धीरे से कुरेदा लकड़ी का एक टुकड़ा बाहर निकला। अंदर एक छोटी सी चाबी पड़ी थी जो नीले रंग के कपड़े के धागे से बंधी थी, रोहन का पसंदीदा रंग। प्रिया ने उसे पकड़ लिया। एक ठंडी बिजली की लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। मुझे पता है, उसने फुसफुसाया। वह तैयार था और मैं सब कुछ ढूंढ निकालूंगी। शांति ने मुड़ने से पहले केवल एक वाक्य कहा, प्रिया बेटी, अगर तुम और गहरा जाने का फैसला करती हो तो अकेले मत जाना। इस घर के लोग भी विक्रम साहब से डरते हैं, लेकिन वे उनकी शक्ति के कारण नहीं डरते। प्रिया के हाथ में चाबी ने एक नया दरवाज़ा खोलने से पहले ही उसके दिमाग में आज़ादी का दरवाज़ा बंद होने लगा था। जिस दिन से शांति ने सच बताया, प्रिया एक तनी हुई डोरी की तरह जी रही थी। हवेली में हर कदम अंडे के छिलकों पर चलने जैसा था।
उसने चाबी को तकिए के पीछे छिपा दिया, यूएसबी को चीनी मिट्टी के फूलदान में। रोहन का पत्र एक पुरानी पेंटिंग के पीछे चिपका दिया, लेकिन किसी के द्वारा देखे जाने का एहसास दिन ब दिन स्पष्ट होता जा रहा था। हर बार जब वह अलमारी खोलती तो उसे लगता कि चादर उठाई गई है। हर बार जब वह कमरे से बाहर निकलकर वापस आती तो उसके इत्र की खुशबू कम हो जाती, जैसे कोई उस जगह पर खड़ा हो बहुत सावधानी से। एक सुबह जब प्रिया कपड़े बदल रही थी, उसने सामने की बुकशेल्फ से एक छोटी सी लाल बिंदी को प्रतिबिंबित होते देखा। वह रुक गई, धीरे धीरे पास गई। किताबों की परत के पीछे एक उंगली के सिरे के बराबर एक छोटा सा छेद था, जो एक मिनी लेंस लगाने के लिए पर्याप्त था। प्रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने कमरे को खंगाल डाला। आईने के पीछे गमले में नकली पत्तों के नीचे नाइट लैंप के ऊपर कुल 3 मिनी कैमरे, सभी इतनी चतुराई से छिपाए गए थे कि अगर कोई ध्यान न दे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। एकमात्र व्यक्ति जिसे उसके कमरे में आने जाने का अधिकार था, वह केवल विक्रम हो सकता था। प्रिया ने अपना गुस्सा दबाया, चुपचाप एक एक करके उन्हें हटाया, एक तौलिए में लपेटा और गलियारे के बाहर एक दराज में छिपा दिया, जहां वह शायद ही कभी जाते थे। वह अपना शक जाहिर नहीं कर सकती थी, उसे और समय चाहिए था। उस दोपहर जब वह रसोई में रसोइये के साथ खाना बना रही थी, प्रिया ने लापरवाही से पूछने की कोशिश की, क्या हाल ही में घर में कोई मरम्मत हुई है? मैंने देखा कि कुछ जगहों पर बिजली के तार जोड़े गए हैं। रसोइये ने सिर हिलाया। मालिक ने शायद बाहर से किसी को काम पर रखा होगा, लेकिन हर बार वह हमें बाहर जाने के लिए कहता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और हमें देखने नहीं देता। प्रिया ने अपने होंठ भींच लिए। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। हवेली में हवा अचानक गाढ़ी हो गई। उस रात प्रिया ने उस लैपटॉप को खोलने की कोशिश की जिसे विक्रम अक्सर साथ रखते थे। पासवर्ड रोहन का जन्मदिन था, एक ऐसी बात जिसने उसे कंपा दिया। खुलने के बाद उसने एक दूरस्थ निगरानी सॉफ्टवेयर स्थापित पाया। कैमरों की एक सूची दिखाई दी जिसमें उसका कमरा, बाथरूम, गलियारा और उसकी पूर्व सास का कमरा भी शामिल था, जो अब उसका सुहागरात का कमरा था। प्रिया ने खुद को एक छोटे से फ्रेम में देखा। एक लाइव छवि बैठी और सांस ले रही थी। उसकी घबराई हुई आंखें खुद को वापस देख रही थीं। उसने अपना सिर घुमाया। कैमरा छत के लैंप के कोने में लटका हुआ था, छोटा, काला, खामोश। लेकिन ये वहां कब से था? प्रिया ने स्क्रीन बंद कर दी, चुपचाप हार्ड ड्राइव निकाल ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब वह एक घर में नहीं रह रही थी, वह एक मंच पर रह रही थी और विक्रम निर्देशक थे। उसकी हर भावना, हर क्रिया, यहाँ तक कि उसके आंसू भी उनके लिए एक प्रदर्शन थे, जिसे वह हर रात एक विशेष रियलिटी शो की तरह देखते थे, जिसका केवल एक दर्शक था। अगली सुबह विक्रम ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा जब वह पौधों को पानी दे रही थी। तुम कल रात अच्छी तरह सोई? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ इतनी कोमल थी कि रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया मुड़ी, मुस्कुराने की कोशिश की। इतनी अच्छी नींद आई जितनी पहले कभी नहीं आई, लेकिन उस समय उसके दिमाग में केवल एक ही आवाज़ गूंज रही थी, उसे पता न चलने देना कि मुझे पता है। गर्भावस्था परीक्षण के परिणाम में 2 चमकदार लाल रेखाएं दिखाई दीं, जैसे प्रिया के दिल पर 2 खरोंचे। उसने अपने हाथ में स्टिक को कसकर पकड़ लिया। बाथरूम में एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से नहीं धड़क रहा था, ये जैसे रुक गया था, जिससे उसे कुछ लंबी सेकंड के लिए अपनी सांस रोकनी पड़ी। गर्भवती इस समय नहीं, यहाँ नहीं, उस आदमी के साथ नहीं। विक्रम। प्रिया के दिमाग में अस्त व्यस्त छवियां गूंजने लगीं। उनकी बर्फीली नज़र छिपे हुए कैमरे, रोहन की अंतिम इच्छा वाली यूएसबी और अब एक नन्ही सी जान उसके शरीर में बन रही थी।
वह नहीं जानती थी कि वह कितने समय से गर्भवती थी, शायद कुछ हफ्ते, शायद ज़्यादा। शादी के बाद से उसने अपने मासिक धर्म पर ध्यान नहीं दिया था। हर रात वह चिंता में जीती थी। हर सुबह उठना ये जांचने का एक और मौका था कि क्या वह अभी भी जिंदा है, क्या वह अभी भी पूरी है, या क्या उसे इस परिवार की अन्य महिलाओं की तरह निपटा दिया गया है। प्रिया चकराकर फर्श पर बैठ गई। उसने अपना पेट पकड़ लिया। तुम किसके बच्चे हो? विक्रम के बच्चे। अगर ऐसा है तो यह एक बीमार शादी का निशान है, इस नरक में उसे बांधने वाली आखिरी जंजीर। लेकिन साथ ही बच्चा उसका भी एक हिस्सा है, एक जीवन, उसकी जिंदगी में एकमात्र चीज जिसे कभी नियंत्रित नहीं किया गया था, कभी निगरानी नहीं की गई थी, कभी किसी और के हाथ से नहीं छुआ गया था सिवाय निर्माता के। प्रिया उठी, अपना चेहरा धोया, शांत होने की कोशिश की। उसने परीक्षण स्टिक को अपनी जैकेट की जेब में छिपा लिया। उसे बाहर फेंकने का इरादा था, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकली, विक्रम वहां खड़े थे जैसे पहले से इंतजार कर रहे हो तुम। आज सामान्य से देर से उठी, उन्होंने कहा। उनकी आंखें सीधे उसे देख रही थीं, फिर धीरे से उसके पेट पर फिसल गईं, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। जरूरत नहीं है। विक्रम मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसने प्रिया की त्वचा को सुन्न कर दिया। क्या तुम जानती हो, कल रात मैंने एक बच्चे का सपना देखा। वह मुझे पिता कह रहा था और तुम्हें माँ। प्रिया का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। शायद यह एक अच्छा शगुन है, उन्होंने जारी रखा। अगर तुम्हारे पास कोई खुशखबरी है तो यह हमारे लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा है। एक शुरुआत। घर में किसी को भी इस बारे में पता नहीं था, लेकिन उस दिन से विक्रम उसकी और भी ज्यादा देखभाल करने लगे। कम मसाले वाला खाना, हर सुबह गर्भावस्था का दूध, यहाँ तक कि नौकरों को छुट्टी दे दी ताकि उसे शांति मिल सके। प्रिया पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई। कोई नौकर नहीं, कोई बाहर फोन कॉल नहीं, कोई दुनिया की खबर नहीं। वह घर का केंद्र बन गई, लेकिन एक मालकिन के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित भ्रूण के रूप में, जिसे एक कांच के पिंजरे में पाला जा रहा था। हर रात विक्रम उसके पेट को सहलाते। जब वह सोने का नाटक करती, अजीब लोरियां फुसफुसाते। तुम सब कुछ बदल दोगे, तुम एक नए राजवंश की शुरुआत हो। मैं किसी को भी तुम्हें तुम्हारे पिता से छीनने नहीं दूंगा। प्रिया स्थिर लेटी रही, आंसू उसकी आंखों के कोनों से बहकर तकिए में समा गए। बच्चा उसके पेट में, बच्चा एक ऐसे अपराध का जीवित सबूत था जिसे अभी तक उजागर नहीं किया गया था, लेकिन साथ ही यह उसकी आखिरी उम्मीद भी थी, क्योंकि अगर वह जिंदा रही तो प्रिया अपने बच्चे की रक्षा के लिए सब कुछ करेगी, और अगर वह भागने में सफल रही तो बच्चा उसके लड़ने का सबसे बड़ा कारण होगा। उस रात जब विक्रम बगल के कमरे में गहरी नींद सो रहे थे, प्रिया ने चुपचाप बुक शेल्फ खोली, रोहन द्वारा छोड़ी गई चाबी निकाली। उसने उसे अपने फोन की टॉर्च की रोशनी में देखा। छोटी पुरानी, लेकिन अब यह एक उत्तरजीविता की चाबी की तरह लग रही थी। बेटा, उसने अपने पेट से फुसफुसाया, मां को नहीं पता कि मैं कितने समय तक जिंदा रहूंगी, लेकिन मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें खून से भरे घर में पैदा नहीं होने दूंगी। और उस पल से प्रिया अब एक कठपुतली नहीं थी, वह एक मां थी, और मां कभी हार नहीं मानती। प्रिया ने सोचा था कि वह विक्रम के बारे में सब कुछ जानती है। असली नाम विक्रम सिंह ठाकुर, पेशा व्यवसायी, एक पारिवारिक कंपनी श्रृंखला के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, वैवाहिक स्थिति 15 साल से अधिक समय से विधुर, परिवार, एक बेटा रोहन, उसका पूर्व पति जो मर चुका था। सब कुछ स्पष्ट, सुसंगत, एक शक्तिशाली व्यक्ति के पास होना चाहिए जैसा साफ रिकॉर्ड।
जब तक प्रिया को हवेली के पुराने तहखाने के फर्श के नीचे छिपे एक बंद लकड़ी के संदूक में एक पुरानी तस्वीर नहीं मिली, जो कभी शराब और कीमती मिट्टी के बर्तनों का भंडारण कक्ष था। तस्वीर फीकी पड़ गई थी, लेकिन तस्वीर में व्यक्ति का चेहरा अचूक था, विक्रम, लेकिन एक अलग नाम के साथ जो पीछे की तरफ छपा था, सुरेश शर्मा, कानपुर विश्वविद्यालय, बैच 1984। प्रिया ने उन सभी कागजातों को फिर से देखा जिन्हें उसने चुपके से उनके कंप्यूटर से कॉपी किया था। अनुबंध, व्यवसाय, पंजीकरण, निवास प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि पुराने मेडिकल रिकॉर्ड भी, सभी में विक्रम सिंह ठाकुर का नाम था। सुरेश शर्मा का कोई उल्लेख नहीं था। उसने तुरंत एक पुराने प्रशासनिक खाते के माध्यम से नागरिक रिकॉर्ड की खोज की जिसे रोहन काम के लिए इस्तेमाल करता था। सिस्टम में सुरेश शर्मा का नाम दिखाई दिया, लेकिन टिप्पणी अनुभाग लाल रंग में था। नागरिक ने 1995 में नाम बदल दिया। कारण अस्थायी रूप से लापता, अज्ञात कारण। प्रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अस्थायी रूप से लापता, नाम बदल दिया। एक आदमी जो एक विशाल संपत्ति का मालिक था, कभी कानूनी प्रणाली से गायब हो गया था। उसने और गहराई से खोजबीन की। पुराने नाम के बारे में एकमात्र बचा हुआ लेख 1994 में कानपुर में एक घर में आग लगने की घटना के बारे में था, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी, जिन पर सुरेश शर्मा की पत्नी और 2 बच्चे होने का संदेह था। मामले में कोई आधिकारिक जांच निष्कर्ष नहीं था। कारण लिखा गया था, शॉर्ट सर्किट ने पूरी तरह से जला दिया। आग लगने के 1 साल बाद विक्रम सिंह ठाकुर का नाम दिल्ली में दिखाई दिया, एक नए व्यवसाय के नाम पर। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। प्रिया धम्म से बैठ गई। उसका सिर घूम रहा था। जिस आदमी के साथ वह रह रही थी, वह कभी एक लापता व्यक्ति था, एक ऐसा संदिग्ध जिसकी जांच नहीं की गई थी, और हो सकता है कि उसने अपने ही पुराने परिवार को मार डाला हो, ताकि एक अलग नाम से एक नया जीवन शुरू कर सके। क्या रोहन की माँ ये जानती थी? क्या इसीलिए उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा था और रोहन को शक था? उसने अपनी माँ से पूछा था। पुराने दस्तावेजों को खंगाला था और वह भी एक अज्ञात कारण से हुई दुर्घटना में मर गया था। प्रिया ने अपना पेट पकड़ लिया। उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। वह अब एक तानाशाही, पितृसत्तात्मक या नियंत्रक व्यक्ति के साथ नहीं रह रही थी। वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही थी जिसने कई बार पुराने को नष्ट करके खुद को पुनर्जीवित किया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला और फिर अपनी ही बहू का नया पति बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बेटे को मार डाला और मुस्कुराया जब उसने उसके पेट में बच्चे को अपना वंशज कहा। एक ऐसा व्यक्ति कि अगर उसने आधी भी गलती की तो वह सब कुछ फिर से जला सकता है। प्रिया जानती थी कि अब केवल सबूत इकट्ठा करने का समय नहीं है, उसे इस जगह को छोड़ना होगा। जब तक वह जिंदा है, जब तक बच्चा एक उम्मीद है। करण रोहन का एकमात्र सबसे अच्छा दोस्त ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था, फिर वहीं बस गया था। रोहन और करण एक दूसरे को अलग माँ के भाई कहते थे, इतने करीब कि प्रिया को भी लगता था कि अगर रोहन ने उससे शादी नहीं की होती तो शायद करण ही आधिकारिक तौर पर दूल्हा होता। रोहन के अंतिम संस्कार के बाद करण वापस नहीं आया। प्रिया ने उसे दोषी ठहराया था, लेकिन अब वह समझ गई कि शायद रोहन ने उसे रोका था। शायद करण बहुत ज्यादा जानता था। रोहन द्वारा छोड़ी गई यूएसबी से प्रिया को एक एनक्रिप्टेड ईमेल वाला एक नोट फाइल मिला, एक बेस 64 कोड जो वीडियो फाइल नाम में छिपा हुआ था। जब उसने इसे डिकोड किया तो उसने केवल एक ही पंक्ति देखी, अगर तुम यह सा मला था जब खुद आता है। एक तुम यहाँ की जानता है कि पढ़ रही हो तो करान
सिंहेक 1990 A+ पर एक ईमेल भेजो। उसने तुरंत एक पत्र भेजा जिसमें केवल एक पंक्ति थी। रोहन ने मुझे अपने डर के बारे में बताया था। केवल 1 घंटे बाद एक जवाब आया। तुम प्रिया हो, मेरा इंतज़ार करो, किसी से कुछ मत कहना, इस पत्र को मत हटाना। 3 दिन बाद करण वियतनाम वापस आया। वे बाहरी इलाके में एक छोटे से कैफ़े में मिले जहां इतने सारे ट्रक थे कि कोई भी सुनने वाला सिग्नल जाम हो जाता। प्रिया करण को अंदर आते देख लगभग रो पड़ी। वही लंबा कद, चमकदार आंखें, लेकिन पहले से ज्यादा पतला, और उसकी आंखों में कुछ शांत था। रोहन ने मेरे लिए कुछ चीजें छोड़ी थीं। करण ने बात शुरू की। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ अत्यधिक चिंता थी, लेकिन अब मुझे खेद है, मैं जल्दी वापस नहीं आया। प्रिया ने अपनी जैकेट की जेब से USB निकाली जिसमें डेटा कॉपी किया गया था। उसने सब कुछ बताया। आधी रात को कैमरे की आवाज़, गर्भावस्था और विक्रम की असली पहचान। करण हैरान नहीं हुआ। वह उनके पुराने नाम के बारे में जानता था। उसने धीरे से कहा, सुरेश शर्मा एक विश्वविद्यालय में लेक्चरर थे। उनकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। कानपुर में घर में आग लगने के बाद वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। जब तक मैंने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में खोज नहीं की, तब तक मुझे 1 साल बाद वियतनाम में नाम बदलने के बारे में पता चला। तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला था। प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज़ घुट रही थी। कोई सबूत नहीं है। करण हिचकिचाया। लेकिन एक व्यक्ति जो आग में अपना पूरा परिवार खो देता है और न्याय की मांग करने के बजाय, अपनी पहचान बनाए रखने के बजाय, अपना नाम बदलने के लिए पंजीकरण कराता है, तो तुम समझ सकती हो। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे वहां से निकलना है। मैं और बच्चा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। करण ने सीधे उसकी आंखों में देखा। लेकिन हमें योजना के अनुसार काम करना होगा। हम सिर्फ भाग नहीं सकते। हमें पूरा खेल पलटना होगा, नहीं तो वह आगे बढ़ता रहेगा। एक और बहू से शादी करेगा, एक और बच्चा पैदा करेगा। यह चक्र कभी नहीं रुकेगा। प्रिया अचानक कांप गई। एक पल के लिए उसने विक्रम को किसी और जगह, किसी और महिला के साथ, एक नए नाम, एक नए रिकॉर्ड और उसके पेट में एक और निर्दोष बच्चे के साथ कल्पना की। मैं उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकती हूँ, उसने फुसफुसाया। मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। वह हमेशा बात करते हैं जब उन्हें लगता है कि मैं सो रही हूँ। करण ने सिर हिलाया। मैं सुरक्षा में अपने लोगों से संपर्क करूँगा। लेकिन प्रिया, उसने उसे देखा, किसी पर विश्वास मत करना, उस पर भी नहीं जिस पर तुमने कभी विश्वास किया था। प्रिया कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। उस चेतावनी ने उसे विक्रम के यह कहने से ज्यादा कंपा दिया कि मैं बच्चे का पिता बनूंगा। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा, इतना हल्का जैसे किसी को खाई से गिरने से रोक रहा हो। हम जीत सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे लड़ना होगा जैसे हम हार रहे हैं। और उस पल से प्रिया जानती थी कि खेल शुरू हो गया है। लेकिन जो वह नहीं जानती थी वह यह था कि किसी और को भी पता चल गया था कि USB गायब हो गई है। आज हवेली इतनी खामोश थी कि अजीब लग रहा था। कोई घंटी नहीं, कोई पक्षी नहीं, यहाँ तक कि पर्दे से हवा की आवाज़ भी नहीं। हवा इतनी गाढ़ी थी जैसे समय ने भी सांस रोक ली हो। प्रिया हर दिन की तरह समय पर खाने के कमरे में आई, लेकिन यहाँ रहने के दौरान पहली बार उसने ढीले ढाले मातृत्व के कपड़े नहीं पहने थे, सिर नहीं झुकाया था और चुपचाप बैठकर विक्रम की बात शुरू करने का इंतजार नहीं किया था। उसने एक सफ़ेद पोशाक पहनी थी, एक पुरानी शादी की पोशाक जिसे छोटा, सरल, साफ सुथरा लेकिन ठंडा बनाया गया था। उसके बाल ऊंचे जूड़े में बंधे थे। उसकी नज़रें सीधी थीं। वह उनके सामने बैठ गई। विक्रम ने अखबार से नज़रें उठाईं, थोड़ा चौंके, बहुत हल्का, लेकिन प्रिया ने देख लिया। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वो मुस्कुराए। चाय की चुस्की ली।
क्या कोई खास मौका है नहीं? प्रिया ने एक समान आवाज़ा में जवाब दिया। बस मुझे लगा कि मुझे अपनी भूमिका के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। कौन सी भूमिका? एक पत्नी की भूमिका। उसने अपनी नज़रें उठाकर सीधे उनकी आंखों में देखा। और शायद आपकी सबसे छोटी बेटी, अगर हम जनता की भाषा में कहें। दोनों के बीच अचानक एक टूटे हुए शीशे की तरह खामोशी छा गई। विक्रम ने चाय का कप नीचे रखा। उनकी आंखें अब धुंधली नहीं थीं। कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, केवल एक चीज थी, सतर्कता। तुम क्या कह रही हो प्रिया? उन्होंने बहुत धीरे से पूछा। वह मुस्कुराई। मैं बस ये देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या आप अभी भी नाटक करना चाहते हैं। उनकी आंखों में एक पल के लिए कंपकंपी हुई, जैसे किसी ने उनके सीने से चाकू निकाला हो, लेकिन छुरा घोंपने के लिए नहीं, बल्कि डराने के लिए। तुमने क्या पढ़ा है? पर्याप्त नहीं, प्रिया ने जवाब दिया, अपना हाथ अपने पेट पर रखकर। लेकिन यह जानने के लिए पर्याप्त है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही हूं जो अब इंसान नहीं है। विक्रम उठे, उसके पीछे घूमे। प्रिया ने अपना सिर नहीं घुमाया। वह एक शिकार की तरह चुपचाप बैठी रही, हमले का इंतजार कर रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार हो, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज़ अब कोमल नहीं थी। मैंने तुम्हें वो पहेली का टुकड़ा दिया था करण, वह वापस आ गया है ना? शायद, उसने धीरे धीरे कहा, या शायद कोई और। आपके अतीत से उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने हड्डियों के चटकने की आवाज़ें सुनी। तुम नहीं जानती कि तुम आग से खेल रही हो प्रिया। वह उठी, मुड़ी और उनका सामना किया। पहली बार सिर झुकाए बिना, निर्भर हुए बिना, डरे बिना। नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं। उसने मेज पर एक छोटा सा रिकॉर्डर रखा जो उसके कपड़ों के हुक में छिपा हुआ था, जिसे वह पूरे भोजन के दौरान पहने हुए थी। लाल बत्ती अभी भी चमक रही थी। विक्रम ने उसे देखा, फिर उसे दो आंखें मिलीं, एक पुरानी, एक जवान। एक ने कभी रक्षा की थी, एक ने कभी पिता कहा था, इसे मुझे दो। उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ अब एक अनुरोध नहीं थी। नहीं, प्रिया एक कदम पीछे हटी। मैं बस आपको ये बताना चाहती थी कि अब से हर शब्द, हर क्रिया सबूत हो सकती है। विक्रम हंसे। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ ये खेल खेल सकती हो? प्रिया ने सिर झुकाया, अपना हाथ अपने पेट पर रखा। पहली बार उसने अपनी मां की प्रवृत्ति को रास्ता दिखाने दिया। मुझे जीतने की जरूरत नहीं है, बस जीने की जरूरत है। उन्होंने एक और कदम उठाया, अपना हाथ बढ़ाया, जैसे कि रिकॉर्डर छीनना चाहते हों। लेकिन ठीक उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। करण, प्रिया ने कहा, फुसफुसाया, या पुलिस या प्रेस, आप जो भी मानना चाहें। विक्रम कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध खड़े रहे, फिर पीछे हटे। उनकी आंखें पत्थर की हो गईं। प्रिया ने और इंतजार नहीं किया। वह कमरे से बाहर निकल गई, रिकॉर्डर को कसकर पकड़े हुए। जब वह उनके पास से गुजरी तो उसने बिना मुड़े धीरे से कहा, आप अब इस मंच को सजाने वाले अकेले नहीं हैं। विक्रम के साथ टकराव के एक हफ्ते बाद प्रिया और करण फिर से मिले। इस बार बाहरी इलाके के छोटे कैफे में नहीं। उन्होंने एक सार्वजनिक भीड़ भाड़ वाली जगह चुनी, जिसमें निगरानी कैमरे थे, जहां विक्रम का हाथ नहीं पहुंच सकता था। करण बैठ गया। मेज पर एक नई यूएसबी रखी। वह उस गैराज के रखरखाव इंजीनियर से मिला था जिसे रोहन इस्तेमाल करता था। उसने धीरे से कहा, उसे रिश्वत दी गई थी, लेकिन वह देश छोड़ने से पहले ही पकड़ा गया। और प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। रोहन की कार के ब्रेक के तार काट दिए गए थे। मैन्युअल रूप से छेड़छाड़ के संकेत थे, तकनीकी खराबी नहीं। उसने कहा कि उसे पैसे देने वाला एक अजनबी ड्राइवर था, लेकिन आदेश एक परिचित आवाज़ में फ़ोन पर दिया गया था। करण ने अपना फ़ोन खोला, रिकॉर्डिंग बजाई।
एक स्पष्ट सुसंगत मध्य आयु वर्ग की पुरुष आवाज गूंजी, बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, उसे शक मत होने देना, फिर शहर छोड़ दो, मैं कागजात का इंतजाम करूंगा। प्रिया कांप गई। वह आवाज़ उसे बहुत परिचित थी क्योंकि वह हर रात उसके कान में फुसफुसाती थी। विक्रम करण ने सिर हिलाया जब उसने देखा कि उसकी आंखें बदल गई हैं। अब कोई शक नहीं था, उसने रोहन को मार डाला। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसके सीने से एक गर्म लहर उठी। हर शब्द, हर भोजन, हर बार जब उन्होंने उसके पति की मौत के बाद उसके कंधे पर हाथ रखा, अब खामोश छुरा बन गया था। तुम क्या करोगे? उसने पूछा। सबूत जांच टीम में एक परिचित को भेज दिया गया है, लेकिन प्रियाकरण ने अपनी आवाज धीमी की। उसे पकड़ने के लिए यह पर्याप्त नहीं है, उसके बड़े संबंध हैं। वह पर्दे के पीछे बहुत अच्छा है। अगर तुम उसे कुछ ऐसा कहने पर मजबूर कर सकती हो जो वह खुद स्वीकार करे, भले ही कुछ वाक्य, तो मौका दोगुना हो जाएगा। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। रोहन ने यूएसबी में कहा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इसे दुर्घटना मत मानना। वह अपने पिता को जानता था, वह अंत जानता था, और उसने उसके लिए एक रास्ता छोड़ा था। अगर वह आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त बहादुर होती। उस रात प्रिया ने थका होने का नाटक किया और रात का खाना नहीं खाया। विक्रम दलिया लेकर आए। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा झुका लिया। वह बिस्तर के किनारे बैठ गए, उनकी आंखें जांच रही थीं। क्या तुम मुझसे नाराज हो? प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे बस दोषी महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने उस दिन रोहन को जाने से नहीं रोका होता तो शायद एक खामोशी। विक्रम ने चम्मच नीचे रखा। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम्हें कुछ पता चल गया है ना? प्रिया चुप रही, फिर उसने बहुत धीरे से कहा, मुझे बस इतना पता है कि रोहन को मां की मौत की जांच करने से रोकने का एकमात्र मकसद उस व्यक्ति का था जो दोनों दुर्घटनाओं में बच गया था। हवा जम गई खिड़की के बाहर। हवा का झोंका आया। मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में विक्रम ने धीरे से सांस ली। रोहन अपनी मां की तरह, हमेशा शक करना, हमेशा सवाल करना, हमेशा यह सोचना कि न्याय एक वास्तविक चीज है। प्रिया घुट गई। उसका सीना जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। तुम भी। उन्होंने जारी रखा, लेकिन तुम ज्यादा होशियार हो। तुम जानती हो कि कब चुप रहना है। उसने नाइट लैंप जलाया मेज पर। कोमल रोशनी, छोटा रिकॉर्डर चुपचाप चमक रहा था। विक्रम उठे, अपना कॉलर ठीक किया, फिर मुड़कर कहा, अब जब तुम जानती हो तो तुम्हें समझना चाहिए, इस खेल में जीवित रहने वाला वह नहीं है जो सही है, बल्कि वह है जो जानता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है। जब वह कमरे से निकले तो प्रिया घुटनों के बल गिर पड़ी, अपना पेट पकड़े हुए। रोहन, मुझे पता है, मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें व्यर्थ नहीं मरने दूंगी। विक्रम के अस्पष्ट कबूलनामे को सफलतापूर्वक रिकॉर्ड करने की रात के बाद प्रिया जानती थी कि उसे केवल अंतिम पहेली का टुकड़ा चाहिए था, कुछ ऐसा जिसने उसकी सास राधा को मरने पर मजबूर कर दिया था। वह सच बताना चाहती थी। उसने एक डायरी लिखी थी, लेकिन प्रिया को वह किताब कभी नहीं मिली जब तक शांति बूढ़ी नौकरानी ने चुपचाप उसके हाथ में एक छोटा 4 तह वाला कागज का टुकड़ा नहीं डाल दिया जो लॉटरी टिकट जितना छोटा था। पूजा घर में चीनी मिट्टी की मूर्ति, किसी को बदलने मत देना, सावधान रहना। प्रिया ने आधी रात तक इंतजार किया। जब विक्रम रात की प्रार्थना के बाद पूजा घर से निकले, तभी वह धीरे धीरे ऊपर गई। पूजा घर में लाल बत्ती मंद थी। अगरबत्ती की महक अभी भी हर जगह थी। पूजा की मेज के बीच में रोहन और राधा की तस्वीरों के बगल में एक सफेद चीनी मिट्टी की अवलोकितेश्वर की मूर्ति थी। उसने धीरे से मूर्ति को उठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
आधार पर एक दरार थी। उसने धीरे से घुमाया, एक गोल ढक्कन खुल गया। अंदर एक छोटा सा कागज का रोल था जो एक फीके लाल धागे से लिपटा हुआ था। उसने उसे खोला। एक महिला की कांपती असमान लिखावट जो कभी डर में जीती थी। मैं ये पंक्तियां आरोप लगाने के लिए नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए लिख रही हूं। अगर मैं मर जाती हूं तो कृपया विश्वास करें, मैंने आत्महत्या नहीं की। मुझे दिल का दौरा नहीं पड़ा। मैं गलती से नहीं गिरी। मैं स्वस्थ हूं, मैं सचेत हूं। मुझे बस अपने पति से डर लगता है। वह अब सुरेश नहीं है, वह कोई और है। कानपुर में आग लगने के बाद उसने अपना नाम बदल दिया, अपना इतिहास बदल दिया और मुझसे सब कुछ छिपाया। मैं उससे प्यार करती थी। मैंने उसे उसके अतीत के लिए माफ कर दिया, लेकिन अब मुझे पता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने बस सब कुछ मिटा दिया है। रोहन को शक हो रहा है। मैंने अपने बेटे को आग से न छूने की सलाह दी थी, लेकिन मेरे बेटे ने नहीं सुना। मुझे डर है कि हम दोनों माँ बेटे मर जाएंगे। अगर किसी को यह कागज मिलता है तो कृपया मेरी बहू को बचाओ। वह अकेली बची है जो बच सकती है। प्रिया कांपते हुए कागज का रोल गिरा दिया। आंसू पोंछने से पहले ही बह गए। वे अंतिम पंक्तियां एक अंतिम इच्छा की तरह थीं, निराशा में लिखी गई एक वसीयत की तरह। राधा जानती थी और वह तैयार थी। उसने कागज का रोल अपनी जेब में रखा, मुड़ी और कमरे से बाहर निकलने लगी। लेकिन जैसे ही उसका हाथ दरवाजे की कुंडी पर पड़ा, उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ पकड़ लिया है। विक्रम। प्रिया मुड़ी। उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलना चाहता था। वह अंधेरे में खड़ा था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे एक पत्थर की मूर्ति की तरह बंधे थे। वह भी सोचती थी कि वह बच सकती है। उन्होंने धीरे धीरे कहा, लेकिन कमजोर लोग भले ही वे सच जानते हों, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तुमने उसे मार डाला, प्रिया ने कहा, और तुम मुझे भी मारने वाले हो। विक्रम मुस्कुराए। मारना? मैंने कभी किसी को नहीं मारा। वे बस खुद को गलत अंत में डाल देते हैं। और रोहन, वह चिल्लाई। वह चुप रहे। उन आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, केवल पूर्ण अवमानना थी। रोहन पर्याप्त मजबूत नहीं था। उसने अपने ही खून के खिलाफ जाने का फैसला किया। मैंने उसे बस गायब होने दिया, इससे पहले कि वह इस परिवार को खुद बर्बाद कर दे। प्रिया पीछे हटी। उसके हाथ कागज के रोल को कसकर पकड़े हुए थे। उस पल में वह अब उससे नहीं डरती थी। उसे केवल घृणा महसूस हुई। आपका बेटा, आपकी पत्नी और अब मैं, सब सिर्फ शतरंज के मोहरे हैं और मैं शतरंज का खेल खेलने वाला हूं। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन आप नहीं जानते, यह शतरंज का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि बगल के कमरे में रिकॉर्डर पहले से ही चालू है और करण हेडफोन के माध्यम से पूरी बातचीत सुन रहा है। पूजा घर से निकलने के बाद प्रिया अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया, पर्दे कसकर खींच दिए। वह बैठ गई। राधा का कागज़ का रोल, बैकअप, यूएसबी और रिकॉर्डर मेज़ पर रखा। 2 दशकों तक चले एक अपराध की तस्वीर के 3 पहेली के टुकड़े। वह रोए नहीं। रोने के लिए कोई आंसू नहीं थे। उसके दिमाग में केवल एक ही चीज़ थी, कैसे जीवित रहें। करण ने उस रात फिर से फ़ोन किया। 7 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, जहां विक्रम ने ठंडेपन से उन सभी चीज़ों की पुष्टि की जिन पर प्रिया को कभी शक था, उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। केवल एक वाक्य, अभी या कभी नहीं, तुम चुनो। प्रिया ने चुना। उसने राधा की तरह न मरने का, रोहन की तरह गायब न होने का, अपने बच्चे को सोने के पिंजरे वाले जेल में पैदा न करने का फैसला किया। योजना उसी रात बनाई गई, धुआं फैलाना। प्रिया ने थका होने का नाटक किया, लगभग टूट गई ताकि विक्रम निगरानी ढीली कर दे। उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, हार मानने का नाटक किया, समय पर खाया और सोया।
जब उन्होंने भविष्य के बच्चे के लिए नाम के बारे में बात की तो फीकी हंसी हंसी। सबूत भेजना हर दिन। वह चुपके से रिकॉर्डिंग के टुकड़े, तस्वीरें, दस्तावेज एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड ईमेल पर भेजती थी जिसे करण ने स्थापित किया था। सबूत हर जगह बिखरे हुए थे। अगर एक हिस्सा हटा दिया जाता तो बाकी हिस्से अभी भी मौजूद रहते। भागने का रास्ता खोजना उसने हर दरवाजे, खिड़की के कैमरे, सुरक्षा कर्मचारियों की शिफ्ट बदलने का समय जांच लिया। उसने पाया कि सुबह 3:17 बजे सभी कैमरे 2 मिनट के लिए सिस्टम को रीसेट करेंगे। एक छोटी सी खामी, लेकिन उसके लिए बाहर निकलने के लिए पर्याप्त दुर्घटना बनाना। प्रिया हर रात खांसने लगी, पेट दर्द की शिकायत की, सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया। विक्रम घबरा गए, डॉक्टर को बुलाया। प्रिया ने सहयोग करने का नाटक किया। जानकारी ली एक युवा सहानुभूतिपूर्ण नर्स ने अपना निजी फ़ोन नंबर छोड़ा, अपना सामान तैयार किया। लिविंग रूम के सोफे के नीचे छिपा एक छोटा सा बैकपैक जिसमें रोहन के सेफ से पुरानी नकदी पूरक पानी, एक अतिरिक्त फ़ोन और एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव थी जिसमें वह सब कुछ था जिसे विक्रम ने कभी छिपाने की कोशिश की थी। शनिवार की रात वह जानती थी कि करण तैयार है। एक कार बगीचे के पीछे इंतजार करेगी जहां एक ढका हुआ गेट था जो केवल घास काटने पर खुलता था। 22:43 प्रिया ने विक्रम के शराब के गिलास में नींद की गोलियां डाली, एक पुराने नाटक की तरह। उन्होंने पिया, मुस्कुराए, तुम अब अच्छी लड़की हो। 23:55 वह बड़बड़ाने लगे। उनकी आंखें खुली थीं, टूटे फूटे वाक्य बोल रहे थे। प्रिया ने उन्हें कमरे में पहुंचाया, कंबल ओढ़ाया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। 0:30 प्रिया ने बाथटब का नल चालू कर दिया जिससे पानी फर्श पर बह गया। भूतल पर सुरक्षा गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए पाइपलाइन दुर्घटना का निर्माण किया। 3:15 प्रिया ने दूसरी मंजिल की बालकनी का दरवाज़ा खोला, बोगनविलिया की लताओं से नीचे फिसली, गैराज की छत पर कूदी। 3:17 कैमरे रीसेट होने लगे। 3:18 प्रिया हवेली से गायब हो गई। करण कार में उसका इंतजार कर रहा था। जब वह सीट पर बैठी तो उसने कुछ नहीं पूछा, बस इंजन चालू किया और तेजी से चला गया। प्रिया के हाथ में एक बैकपैक था। बैकपैक में रोहन का बच्चा था, एक परिवार का सच था, और इतने लंबे समय के बाद पहली बार वह आज़ादी से सांस ले सकती थी। लेकिन वह जानती थी कि विक्रम चुप नहीं बैठेंगे। उनके जैसे लोग विश्वासघात के आदी नहीं होते। और उस रात जब प्रिया को ले जा रही कार आखिरी सुरक्षित क्षेत्र से निकली तो उसके पीछे का आसमान अचानक चमक उठा। हवेली में आग लग गई थी। प्रिया कार में बैठी थी, उसके हाथ अभी भी थोड़ा कांप रहे थे। भले ही कार के दरवाजे बंद थे, भले ही ताले की आवाज़ पीछे रह गई थी, हवेली का एक हिस्सा जल रहा था, जैसे किसी जलाई हुई याद का टुकड़ा। करण ने रियर व्यू मिरर से उसे देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस गति बढ़ा दी। ये वो है, प्रिया ने फुसफुसाया। वह जानता है कि मैं चली गई हूँ और वह उसे जला रहा है। हमने सारे सबूतों का बैकअप ले लिया है, करण ने जवाब दिया। उसकी आंखें सामने की सुनसान सड़क से नहीं हटी। लेकिन अगर वह घर पर सारे निशान मिटाने में कामयाब हो जाता है तो वह दूसरे चरण में चला जाएगा, तुम्हारा मुंह बंद करना। और अगर मैं गायब हो जाती हूँ, प्रिया ने जारी रखा, तो कहानी सिर्फ एक गर्भवती महिला की होगी जो घर में आग लगने के बाद मानसिक आघात के कारण लापता हो गई। करण ने सिर हिलाया। इसलिए आज रात आखिरी रात है। या तो न्याय की आवाज़ उठेगी या सब कुछ हमेशा के लिए डूब जाएगा। कार एक छोटे से मोटल में रुकी जो राजमार्ग के किनारे था, जहां स्वतंत्र पत्रकारों का एक समूह उनका इंतजार कर रहा था। कोई भी बड़ा चैनल विक्रम जैसे व्यक्ति
को छूने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन यह समूह आखिरी विकल्प था। 4:45 सुबह प्रिया एक पुराने कमरे में गई, जहां केवल एक लैपटॉप, एक कैमरा और 3 युवा लोग थे, जिनकी आंखों में ऐसी आग थी जैसे उन्होंने कभी डरना नहीं सीखा हो। वी नाम की एक लड़की, एक रिपोर्टर, ने प्रिया की शर्ट पर एक माइक लगाया। क्या आप तैयार हैं? प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन दृढ़ संकल्प से। रिकॉर्डिंग लाइव स्ट्रीम की गई। रोहन की तस्वीर, सास की तस्वीर, नाम बदलने के दस्तावेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट और सबसे हालिया रिकॉर्डिंग जहां विक्रम ने ठंडेपन से कहा था, रोहन पर्याप्त मजबूत नहीं था। उसने अपने ही खून के खिलाफ जाने का फैसला किया। मैंने उसे बस गायब होने दिया, इससे पहले कि वह इस परिवार को खुद बर्बाद कर दे। वी की आवाज़ कैमरे के पीछे कांप रही थी। क्या आप सच में उस दौरान नरक में जी रही थीं? प्रिया ने कहा, सीधे लेंस में देखते हुए। मैं एक मंच पर जी रही थी और आज रात मैंने उसे जला दिया। लाइव स्ट्रीम खत्म होते ही करण का फोन बजा। एक संदेश, हमें पर्याप्त सबूत मिल गए हैं। प्रिया को कल सुबह जांच मुख्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है। अस्थायी रूप से आपातकालीन सुरक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। प्रिया ने राहत की सांस ली, अपना सिर कुर्सी पर टिका दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी दूर तक जा सकती है, लेकिन ठीक उसी समय मोटल के बाहर कार के हॉर्न की आवाज़ गूंजी। एक काली एसयूवी बिना नंबर प्लेट के दरवाजे पर रुकी। करण ने अपना फोन निकाला, खिड़की से झांका। वी घबरा गई। क्या कोई आपका पीछा कर रहा था? पीछा नहीं कर रहा। प्रिया खड़ी हो गई दृढ़ता से। वह आखिरी जीवित पहेली के टुकड़े को मिटाने आया है। वे बिखर गए। प्रिया को रसोई के रास्ते से तहखाने में ले जाया गया। जैसे ही वह निकली, एक ग्रे सूट पहने एक आदमी ने मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी। पूछने की जरूरत नहीं थी, वह जानती थी कि किसी ने अभी अभी मंच का पर्दा आखिरी बार खींचा है। 3:59 सुबह प्रिया को उपनगर के पास एक सुरक्षित घर में ले जाया गया, जिसके बाहर सादे कपड़ों में पुलिस तैनात थी। 4:00 सुबह सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम वीडियो फैलने लगा। टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। बहू ससुर, नाम बदलना, अपराध जैसे कीवर्ड। 6:00 बजे के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया शामिल हो गया, और जब पहला सूरज लाल क्षितिज से उगा तो विक्रम गायब हो गया। हवेली में आग लगने से विक्रम की मौत की खबर वायरस की तरह फैल गई। पहले अखबार ने सुबह 7:32 बजे खबर दी। शीर्षक संक्षिप्त था, अध्यक्ष विक्रम सिंह ठाकुर लापता। आगजनी के बाद मौत का संदेह, कोई शव नहीं। अधिकारियों से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन 10 मीटर से ज्यादा ऊंची आग की लपटें और दूर से शूट किए गए अस्पष्ट क्लिप मीडिया को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त थे कि वह मर चुका है। प्रिया सुरक्षा कक्ष में बैठी थी। उसकी नजरें लाइव स्ट्रीम स्क्रीन से नहीं हट रही थीं, जहां समाचार खाते जोर शोर से चर्चा कर रहे थे। करण बगल में खड़ा था, उसके हाथ में ठंडी कॉफी का कप था। उसने कहा, अब वह एक भूत की तरह है ना, जिंदा न मरा, लेकिन सब कुछ खत्म करने का केवल एक ही तरीका है। प्रिया मुड़ी। एक नकली अंतिम संस्कार, लेकिन वास्तव में एक सम्मानजनक मृत्युलेख। 3 दिन बाद विक्रम सिंह ठाकुर के लिए एक स्मारक सेवा एक शानदार हॉल में आयोजित की गई, जिसे करण ने खुद आयोजित किया था, परिवार के प्रतिनिधि के रूप में। सब कुछ एक वास्तविक घटना की तरह तैयार किया गया था। सफेद फूलों की माला, काले फ्रेम में विक्रम की गंभीर तस्वीर, अगरबत्ती का कटोरा और शेयरधारकों, भागीदारों, पुराने सहपाठियों और उन लोगों की एक अतिथि सूची जो कभी पूरी तरह से वफादार थे। प्रिया करण के साथ एक काली साड़ी में दिखाई दी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। समारोह
पूरी गरिमा के साथ हुआ। परिवार की ओर से साझा करने के हिस्से में करण मंच पर आया। हम यहाँ न केवल एक पिता, एक नेता के शोक के लिए आए हैं, बल्कि एक ऐसे सच को साझा करने के लिए आए हैं जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। वह रुका, तकनीशियन को रिकॉर्डिंग चालू करने का इशारा किया। आवाज़ हॉल के बीच में गूंजी। रोहन पर्याप्त मजबूत नहीं था। उसने अपने ही खून के खिलाफ जाने का फैसला किया। मैंने उसे बस गायब होने दिया, इससे पहले कि वह इस परिवार को खुद बर्बाद कर दे। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ दूसरों से फुसफुसाने लगे। फिर राधा की आवाज़ आई, उस पत्र के टुकड़े से जो प्रिया को चीनी मिट्टी की मूर्ति में मिला था। अगर मैं मर जाती हूं तो विश्वास करें कि मैंने आत्महत्या नहीं की। मुझे अपने पति से डर लगता है। मैं बस चाहती हूं कि मेरा बेटा और बहू जिंदा रहे। फुसफुसाहट लहरों की तरह उठी। आगे की पंक्ति में एक बुजुर्ग व्यक्ति उछलकर खड़ा हो गया। यह असंभव है विक्रम, ऐसे नहीं थे। प्रिया आगे बढ़ी। 1995 में नाम बदलने के प्रमाण पत्र की एक प्रति निकाली। स्क्रीन पर सुरेश शर्मा का नाम बदलकर विक्रम सिंह ठाकुर हो गया, कारण अज्ञात लापता। फिर उसकी सास की शव परीक्षा रिपोर्ट। फिर 1994 में आग लगने की घटना की फाइल की तस्वीर। फिर रोहन की कार के ब्रेक के तार की मरम्मत का रिकॉर्ड। हर सबूत, हर सच की पंक्ति एक ऐसे व्यक्ति की वेदी पर भूतिया मोमबत्तियों की तरह दिखाई दी जो अभी मरा नहीं था। अंत में प्रिया ने माइक पकड़ा। उसकी आवाज़ स्पष्ट थी, कांप नहीं रही थी। विक्रम मरे नहीं हैं, लेकिन वह मेरी नज़रों में उस दिन मर गए थे जिस दिन मुझे पता चला कि मैं उस व्यक्ति के बगल में सो रही हूँ जिसने अपने ही बेटे, पत्नी और शायद उससे पहले के परिवार को मार डाला था। उसने कमरे के चारों ओर देखा। आज विक्रम का अंतिम संस्कार नहीं है, बल्कि खामोशी का अंतिम संस्कार है उन लोगों का जिन्होंने कभी जाना, लेकिन सिर झुकाने का फैसला किया, गलत जगह पर रखे गए सम्मान का। कोई भी विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, कोई भी नहीं गया। केवल झुकी हुई नजरें थीं। केवल एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार था जिसे सच द्वारा जिंदा दफनाया जा रहा था। उसी रात समारोह से एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। विक्रम सिंह ठाकुर की बहू प्रिया ने पूर्व पति के अंतिम संस्कार में भयानक सच का खुलासा किया। पुलिस ने हवेली में आग लगने की जांच फिर से शुरू की। एक विशेष जांच दल को कानपुर भेजा गया, जहां सुरेश शर्मा का अतीत दफन था और विक्रम कहीं अंधेरे में अपने ही अंतिम संस्कार को देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, गुस्से से नहीं बल्कि इसलिए कि पहली बार उसे उसके असली रूप में देखा गया था। नकली अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद एक राष्ट्रव्यापी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। विक्रम सिंह ठाकुर या सुरेश शर्मा पर 3 मुख्य आरोप लगाए गए: हत्या, पहचान की जालसाजी और 30 साल तक चले कई मामलों में सबूत नष्ट करना। ठाकुर कंपनी के शेयर धारकों ने तुरंत अपनी पूंजी वापस ले ली। बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। जो हवेली कभी शक्ति का प्रतीक थी, अब केवल राख का ढेर थी, जिसे पुलिस 3D स्कैनर से फिर से बना रही थी। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। विक्रम के कबूलनामे के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग तेजी से फैल गए। विदेशी मीडिया ने 1994 में कानपुर में आग लगने की घटना की फाइल को फिर से खंगालना शुरू कर दिया। सुरेश शर्मा की पत्नी और 2 छोटे बच्चों की रहस्यमय मौत को अब अपराधों की पूरी श्रृंखला की प्रस्तावना के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन वह अभी तक पकड़ा नहीं गया था। विक्रम एक भूत की तरह गायब हो गया था। सीमा से कुछ
घंटे की दूरी पर एक छोटे से शहर में एक सफ़ेद बालों वाला बढ़ी हुई दाढ़ी वाला आदमी नकली कागजातों पर एक कमरा किराए पर लेता है। वह चुपचाप रहता है, किसी से संपर्क नहीं करता, बस घंटों खिड़की के पास बैठकर विरल जंगल को देखता है, जहाँ कोई कैमरा नहीं है, कोई यादें नहीं है, कोई प्रिया नहीं है। लेकिन वह एक बात भूल गया, यहाँ तक कि शापित आत्माएं भी सच से नहीं बच सकती। एक सुबह उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया गया। पुलिस जांचकर्ता विक्रम आपको गिरफ्तार किया जाता है। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखा, जहां सूरज लाल हो रहा था, जैसे उसी घर की आग की लपटों से जिसे उसने कभी जलाया था। विक्रम की गिरफ्तारी की खबर तुरंत पहले पन्ने पर आ गई। प्रिया को यह खबर अस्पताल के कमरे में मिली, जहां वह अपने बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही थी। वह रोई नहीं, बस एक बहुत लंबी सांस छोड़ी, जैसे उसने अपने दिल में सालों से जमी हुई सारी उदासी निकाल दी हो। करण उस दिन उससे मिलने आया, जांच दल का एक लिफाफा लेकर। यह तुम्हारे लिए है, शायद तुम्हें इसे रखना चाहिए। लिफाफे में विक्रम के हाथ से लिखे कबूलनामे की एक प्रति थी। मैंने रोहन को नहीं मारा, मैंने बस दुर्घटना के लिए परिस्थितियां बनाई। वह बहुत जिद्दी था, अपनी माँ की तरह। मैंने राधा को नहीं मारा, लेकिन अगर उस दिन मैंने उससे झगड़ा नहीं किया होता, उसे अकेला नहीं छोड़ा होता, तो शायद वह आज जिंदा होती। शायद मेरा प्रिया से प्यार करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह लड़की मुझे पुराने की याद दिलाती है, जो मैंने खो दिया था, जो मुझे कभी नहीं मिला। मैं एक बुरा आदमी नहीं हूं, मैं बस एक ऐसा व्यक्ति हूं जो नहीं जानता कि किसी को अपने पास कैसे रखा जाए, जब तक कि वे जा न सकें। प्रिया ने अंत तक पढ़ा, फिर उसे मोड़ दिया। क्या वह सच कह रहा है? करण ने पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि उसके पेट में बच्चा ऐसे व्यक्ति की परछाई के नीचे बड़ा नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह है कि उसे अब और नाटक नहीं करना पड़ेगा। वह खुद है एक माँ जो एक नई जान को जन्म देने वाली है, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि आगे जीने के लिए। पतझड़ की एक सुबह एक शांत तटीय शहर में प्रिया ने अपने किराए के घर का छोटा सा सफ़ेद लकड़ी का दरवाज़ा खोला। उसके सामने एक हरा भरा सब्जियों का बगीचा था, हल्की रंग की लकड़ी की बाड़, और दूर समुद्र चमक रहा था, जैसे उसने कभी अंधेरा न देखा हो। उसके हाथ में एक 6 महीने से भी कम उम्र का लड़का था, जो एक पतले कंबल में शांति से सो रहा था। उसके बाल काले और मुलायम थे, उसके होंठ थोड़े से बाहर निकले हुए थे। उस चेहरे में रोहन की झलक थी, अचूक। प्रिया अब एक कोने में धकेली गई। महिला नहीं थी जो छिपे हुए कैमरों वाले घर में रहती थी। अब वह डर में नहीं जीती थी। अब वह विक्रम को अपने कान में फुसफुसाते हुए सपने नहीं देखती थी। अब हर सुबह वह अपने बेटे की हंसी से जागती थी। हर शाम वह लहरों की आवाज़ में किताबें पढ़ती थी। हर सपना, चाहे छोटा हो या लंबा, अब खून से रंगा नहीं था। बच्चे के जन्म के दिन करण प्रसव कक्ष के बाहर खड़ा था। वह अंदर नहीं आया, ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस पालने के बगल में एक छोटा सा टेडी बियर रख दिया, बच्चे का पहला खिलौना। भालू की शर्त पर 3 शब्द कढ़ाई किए हुए थे, अपने लिए जियो। प्रिया ने अपने बेटे का नाम अनय रखा, एक प्रार्थना की तरह। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा संघर्ष करने के लिए जिए। वह बस चाहती थी कि वह जीवन भर शांति से रहे। नया जीवन ग्लैमरस नहीं था। वह दूर से काम करती थी, ऑनलाइन हस्तशिल्प बेचती थी, सब्जियां उगाती थी, मुर्गियां पालती थी। कभी कभी करण पानी का पंप ठीक करने में मदद करने आता, अनय को बैठना सिखाता और अंधेरा होने से पहले चुपचाप चला जाता। उन्होंने कभी प्यार के बारे में बात नहीं की, ज़रूरत नहीं थी। वे एक दूसरे के साथ इतना समय बिता चुके थे कि समझ गए थे जब लोग नरक से बाहर निकलते हैं
तो खामोश उपस्थिति ही प्यार का सर्वोच्च रूप होती है। एक दोपहर प्रिया ने रोहन का आखिरी पत्र फिर से खोला, यूएसबी से एक प्रति। अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए वहां नहीं हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम न केवल जीवित रहोगी बल्कि वास्तव में जियोगी। प्रिया, अगर तुम्हारा कोई बच्चा हो तो उसे सच से प्यार करना सिखाना, लेकिन उसे करुणा के साथ जीना सिखाना मत भूलना, क्योंकि प्यार के अलावा इंसान को कुछ नहीं बचा सकता। उसने पत्र को मोड़ा, उसे अपने सीने से लगा लिया। बाहर अनय लहरों की आवाज सुनकर जोर से हंसा हवा में हाथ हिला रहा था, जैसे वह अपने पिता को सफेद बादलों और समुद्री हवा के बीच किसी जगह से बुला रहा हो। प्रिया ने अपने बेटे को अपनी गोद में लिया, फुसफुसाया, हम अब पीड़ित नहीं हैं, हम गवाह हैं और एक नई शुरुआत है। और जब सूरज तटीय पेड़ों के पीछे डूब गया तो सुनहरी शाम की रोशनी उसके और उसके बेटे के बालों पर पड़ी। एक पुराना अध्याय बंद हो गया था, एक नया अध्याय शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और पूरा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। जीवन में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें हम खोलना नहीं चाहते, लेकिन एक बार जब वे खुल जाते हैं तो हम पीछे नहीं हट सकते। प्रिया की कहानी केवल एक क्रूर आदमी से बचने की यात्रा नहीं है, बल्कि एक साधारण महिला की यात्रा है जिसने डर से गुजरने की हिम्मत की, अपनी अंतरात्मा को बनाए रखने की हिम्मत की और अपने लिए जीने का चुनाव करने की हिम्मत की। एक ऐसी दुनिया में जहां अंधेरा एक पिता, एक पति का रूप ले सकता है, रोशनी कभी कभी अंदर से आती है, एक ऐसे दिल से जो दर्द महसूस करता है लेकिन पीछे हटने से इनकार करता है। रोहन ने अपनी विरासत संपत्ति से नहीं बल्कि इस विश्वास से छोड़ी कि सच चाहे कितनी भी देर तक दफन क्यों न रहे, जीने का रास्ता खोज लेगा। राधा ने अपनी कांपती अंतिम पंक्तियों के साथ आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दिया, चुप मत रहो, डरो मत, और अगर हो सके तो अपने बाद वाले को बचाओ। और प्रिया ने अपनी खामोश बहादुरी से वह अंतिम काम करने का चुनाव किया जिसकी हर पीड़ित इच्छा करता है, दर्द को खुद पर रुकने नहीं देना बल्कि उसे अपराध के एक चक्र का अंत बना देना। यह कहानी एक सरल लेकिन गहरा सबक छोड़ती है। कभी कभी जीवित रहना ही एक लड़ाई है, लेकिन सही तरीके से जीना ही जीत है। और अगर आप एक ऐसी अंधेरी रात में हैं जैसी प्रिया कभी थी, तो विश्वास करें, बस आप एक कदम उठाएं, भले ही कांपते हुए रोशनी आप तक पहुंच जाएगी। आप सब कहां से हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ साझा करें, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा।